हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बोरॉन फैमिली के बारे में। बोरॉन फैमिली से पहले हम लोगों ने नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन एंड नोबल गैसेस का डिस्कशन कर लिया है, तो उसी सीरीज में हम लोग पी ब्लॉक के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और अपने बोरॉन फैमिली के डिस्कशन को करते हैं। बोरॉन फैमिली हम लोग जानते हैं कि बोरॉन फैमिली में अगर बात करें तो बोरॉन फैमिली कंसिस्ट ऑफ बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम एंड नियोनियम। ठीक है, तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और नियोनियम है इसमें, जिसमें नियोनियम रेडियो एक्टिव है। थैलियम तक की केमिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे, जिसमें बोरॉन और एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा प्राइम इंपॉर्टेंस के हैं। इसके बाद वाले उतने इंपॉर्टेंस के नहीं हैं एज पर IIT JEE सिलेबस। बोरॉन कैसा है? बोरॉन इज ए नॉन मेटल। बोरॉन कैसा है? बोरॉन इज ए नॉन मेटल। एल्यूमिनियम कैसा है? मेटल, जिसकी कुछ प्रॉपर्टी बोरॉन की जैसी है। और गैलियम, इंडियम और थैलियम हमेशा कैसे बिहेव करते हैं? एज मेटेलिक कैरेक्टर ही बिहेव करते हैं, तो वो मेटल्स ही हैं। अब उसके बाद बोरॉन कहाँ अकर करता है? बोरॉन अकर्स एज ऑर्थोबोरिक एसिड, बोरेक्स, Na2B4O7.10H2O, इसे ध्यान रखेंगे। और कैरनाइट में H2O जो होते हैं वो 4 होते हैं, बोरेक्स में 10 होते हैं। ठीक है, इंडिया में बोरेक्स जो मिलता है वो प्यूगा वैली में मिलता है। प्यूगा वैली लद्दाख में है। तुमने अगर उसके फिगर्स मतलब फोटोज देखना, प्यूगा वैली इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू बी। ठीक है, तो पहले JEE का पेपर दो, उसके बाद प्यूगा वैली भी जा सकते हो। तो प्यूगा वैली में है और सांबर राजस्थान में है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बोरॉन आइसोटोप्स, B10 और B11। जो 81% है वो B11 है, B10 जो है वो केवल 19% है। एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल। जो अर्थ क्रस्ट में है वो सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम है। आयरन हमें लगता है कि होता है, लेकिन आयरन होता नहीं। होता कौन है? एल्यूमिनियम। और वो थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है इन अर्थ क्रस्ट आफ्टर ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होती है, फिर सिलिकॉन और फिर एल्यूमिनियम। जो एल्यूमिनियम के मेन मिनरल्स हैं वो कौन कौन से हैं? वो बॉक्साइट हैं। बॉक्साइट यानी कि Al2O3.2H2O, और क्रायोलाइट है। बॉक्साइट और क्रायोलाइट है। बॉक्साइट और क्रायोलाइट है। इसके नाम हम लोग 12th में हम लोगों ने जरूर सुने होंगे मेटलर्जी वाले चैप्टर में। अगर 10th में पढ़ी है मेटलर्जी, अगर 11th वाले देख रहे हैं तो उन्होंने 10th में भी थोड़ी बहुत मेटलर्जी देखी होगी, तो बॉक्साइट और क्रायोलाइट का फॉर्मूला देखा होगा। इंडिया में एल्यूमिनियम माइका के फॉर्म में मिलता है, और वो महाराष्ट्र कह रहे हैं, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा और जम्मू में इसके रिजर्व्स पाए जाते हैं हमारे पास में। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 13 की बात करें या फिर 3A कहें, अगर हम मेंडलीफ के हिसाब से कहेंगे तो 3A कहेंगे, अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से कहेंगे तो 13 कहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? NH2NP1 होगा इनका। एटॉमिक रेडियस, ये देखो, अब ये रेगुलर ट्रेंड फॉलो नहीं करते। बोरॉन फैमिली की खास बात यही है कि ये रेगुलर ट्रेंड फॉलो नहीं करते। हम लोग जैसे पीरियोडिक टेबल में कहते थे कि टॉप टू बॉटम आने से रेडियस बढ़ती जाती है। हम लोग कहते थे ना कि पीरियोडिक टेबल में जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो रेडियस रेगुलरली बढ़ती है। लेकिन बोरॉन फैमिली एक ऐसी फैमिली है जिसमें कोई भी ट्रेंड रेगुलर नहीं होता है। इस बात का हम ध्यान रखेंगे भाई, कि कुछ भी रेगुलरिटी नहीं है। अगर रेगुलरिटी सब जगह आ जाए तो फिर केमिस्ट्री किस बात की। ठीक, तो इसमें सबसे छोटा कौन है? बोरॉन। फिर एल्यूमिनियम से छोटा है गैलियम, फिर इंडियम और थैलियम। ठीक है, एल्यूमिनियम और गैलियम में डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि पुअर स्क्रीनिंग डन बाय डी इलेक्ट्रॉन्स। डी इलेक्ट्रॉन जो गैलियम है उसका एटॉमिक नंबर 31 है। उससे पहले 21 से लेके 30 तक, कहाँ से कहाँ तक? 21 से लेके 30 तक जो 3D सीरीज के इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, उनमें वो क्या करते हैं, उन्हें जितनी शील्डिंग करनी चाहिए उतनी नहीं कर पाते। तो पुअर शील्डिंग करने की वजह से क्या होता है? रेडियस छोटी जाती है गैलियम की, और एल्यूमिनियम की बड़ी अपीयर होती है। आयनाइजेशन पोटेंशियल, अगर हम +3 स्टेट की बात करें तो +3 स्टेट में सब में रेगुलर ट्रेंड फॉलो होता है। अगर हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? आयनाइजेशन एंथैल्पी अलग अलग ग्रुप, अलग अलग पीरियड के लिए अलग अलग होती है, तो बहुत ज़्यादा हम लोग इस पर डिस्कशन नहीं कर सकते। इस ऑर्डर को ध्यान रखेंगे कि इंडियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, थैलियम और बोरॉन। रीज़न स्क्रीनिंग इफेक्ट है फिर से, कि जैसे जैसे पुअर शील्डिंग होगी वैसे वैसे क्या होगा? स्क्रीनिंग इफेक्ट भी चेंज होता जाएगा, और उसके हिसाब से आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बदलेंगी। तो इंडियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, थैलियम और बोरॉन। ठीक है, ये डेटाबेस पे क्वेश्चन मेंस पे पूछे जा रहे हैं, इसलिए हमें इन बातों को भी ध्यान रखना जरूरी है। ठीक, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ है। ठीक है,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरॉन की सबसे ज़्यादा है, फिर थैलियम, इंडियम, गैलियम और एल्यूमिनियम। पॉलिंग स्केल पे सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? एल्यूमिनियम की। ये कोई भी ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहा है। डेंसिटी टॉप टू बॉटम आके इंक्रीज हो रही है, मेल्टिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट भी टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, डेंसिटी क्या हो रही है? टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रही है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहा है और बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर रहा है। ठीक, अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो बोरॉन डज नॉट फॉर्म पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सोल्यूशन। कोई भी एक्वस सोल्यूशन में पॉजिटिव आयन नहीं बनाता और लोएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसी का होता है। अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ ट्राई पॉजिटिव कैटायंस की बात करें तो बोरॉन +3 सबसे ज़्यादा स्टेबल और थैलियम +3 सबसे कम स्टेबल है ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या है? थैलियम +3 की जगह +1 में एग्जिस्ट करता है। इसीलिए अगर तुम देखोगे कि स्टेबिलिटी ऑफ यूनिपॉजिटिव आयंस की बात करें, किसकी बात करें? अगर हम यूनिपॉजिटिव आयंस की बात करें तो यूनिपॉजिटिव आयंस में Tl+1 की वैल्यू की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। गैलियम कभी कभी 2+2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता हुआ दिखाई देता है GaCl2 में, जिसमें वो एग्जिस्ट करता है ऐसे Ga2Cl4 यानी Ga+ GaCl4- में। ठीक है, ये पॉलीमराइज भी होते हैं। ड्यू टू ट्राइवेलेंसी द कंपाउंड ऑफ बोरॉन are electron deficient and have the tendency to accept a pair of electron to achieve stable configuration and they act as a Lewis acid. Lewis acid वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, लुइस डोनर वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। आई रिपीट कि जब कोई भी कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर रिसीव कर सकता है, दैट इज कॉल्ड लुइस एसिड। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, लुइस एसिड कौन से होते हैं? लिख देते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स हैं ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स हैं। और जो अमोनिया है, नाइट्रोजन का लोन पेयर है, उसमें तो वो कैसा है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ लुइस एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ BF3 बोरॉन के ट्राइलाइट्स में जो लुइस एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ रहा है वो क्या आ रहा है? BF3 सबसे कम एसिडिक है और Bi3 सबसे ज्यादा एसिडिक है। दिस इज ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। दिस इज ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। दिस इज ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग की वजह से ऐसा होता है। बैक बॉन्डिंग की एक्सटेंट जैसे जैसे कम होगी वैसे वैसे लुइस एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। BF3 में सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग होगी। अगर हम बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर लिखें तो BF3 में सबसे ज़्यादा होगी। हम लिख देते हैं यहाँ पे ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग, यार रहने देते हैं, चलिए छोड़ देते हैं। ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग लिखेंगे तो ध्यान से सुन लो, कॉपी में लिख भी लेना या नोट्स के प्रिंट आउट हो तो उस पर लिख भी लेना कि BF3 में सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग होगी। तो जस्ट रिवर्स ऑर्डर आएगा किसका? जो गिवन ऑर्डर है उसका जस्ट रिवर्स आएगा। तो बैक बॉन्डिंग सबसे अच्छी होगी BF3 में और सबसे खराब होगी Bi3 में ड्यू टू ऑर्बिटल एनर्जी मिसमैच। B के पास 2p ऑर्बिटल खाली है और F के पास भी 2p है, तो 2p 2p ओवरलैप सबसे बेहतरीन होगा, फिर 3p 2p, फिर 4p 2p और फिर 5p 2p। तो बैक बॉन्डिंग को ध्यान में रखते हुए अपने आंसर को करोगे तो फिर आंसर हमारा सही आएगा। ठीक है ना, बात समझ में आनी चाहिए पूरी। एल्यूमिनियम स्टेबिलिटी अचीव करता है डाइमर बना के, जबकि बोरॉन ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास जो 3p ऑर्बिटल वैकेंट है उसमें क्लोरीन का लोन पेयर अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट करके डाइमर बना देता है। ठीक है, तो Al2Cl6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जिसका स्ट्रक्चर गिवन है और एल्यूमिनियम टेट्राहेड्रल है। बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ इसमें लिखी हुई है, तो उन्हें ध्यान से एक बारी देख लेना कि कितनी कितनी है, जिससे थोड़ा सा आराम रहेगा। ठीक, अब इन एल्यूमिनियम कंपाउंड्स बैक बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू द फॉलोइंग 2 रीजंस। क्यों नहीं हो पा रही बैक बॉन्डिंग? जो बोरॉन में हो पा रही थी, इसमें p ऑर्बिटल ऑफ एल्यूमिनियम इज लार्ज। ठीक है, तो अगर p ऑर्बिटल लार्ज है तो उनके बीच में ओवरलैप नहीं हो पाएगा। जो प्रिसाइज ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें ओवरलैप बेहतरीन होता है। ठीक है, लार्ज ऑर्बिटल्स में ओवरलैप होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम होती है, मतलब होता है लेकिन रिलेटिवली कम हो पाता, वीकर होता है। और 8 कोर इलेक्ट्रॉन्स इन द एल्यूमिनियम कॉजेस लार्जर रिपल्शन, दस डिस्टेबलाइजिंग बैक बॉन्डिंग। अब जो कर्नल है एल्यूमिनियम का उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके पेनल्टीमेट शेल में है। तो वो क्या कर रहे हैं? वो रिपल्शन कॉज कर रहे हैं किसी बाहर वाले से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। ठीक, MCl3 को हाइड्रोलाइज करके MCl4- बना सकते हैं। ठीक, और MOH4- बनेगा, सॉरी
MCl3 वाटर से रिएक्शन करके MOH4 माइनस बनाएगा, HCl बनाएगा और H प्लस बनाएगा। जैसे Al3A और जो AlCl3 को अगर हम हाइड्रोलाइज करें, AlCl3 को अगर हम हाइड्रोलाइज करें वाटर में नॉर्मल कंडीशन में तो एल्यूमिनेट बन जाएंगे, ठीक है। AlOH4 माइनस बनेगा, जैसे कहेंगे टेट्रा हाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट 3, ठीक। लेकिन अगर हम एसिडिक मीडियम ले लें, ये नॉर्मल न्यूट्रल मीडियम में है, और ये अगर हम एसिडिक मीडियम ले लें तो एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, क्या, AlH2O6 3+। ध्यान रखना ये एसिडिक मीडियम में है, ठीक। अब रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर की बात कर रहे हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर में क्या करा, बोरॉन एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन स्टेट ऑफ बोरॉन इज अनरिएक्टिव टुवर्ड्स एयर, यानी क्रिस्टलाइन फॉर्म रिएक्ट नहीं करती है, तो जो भी रिएक्शन है वो किसकी है, वो है एमॉर्फस फॉर्म की। तो बोरॉन की रिएक्शन अगर O2 से कराई जाए तो B2O3 बन जाता है, नाइट्रोजन से करा दें हाई टेम्परेचर से तो बोरॉन नाइट्राइल बन जाता है। बोरॉन नाइट्राइल इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, ठीक है। बोरॉन नाइट्राइल इज ऑल्सो नोन एज इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, ध्यान रखना, बोरॉन नाइट्राइल इज ऑल्सो नोन एज इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है हमारे लिए, ठीक। अब एल्यूमिनियम इज नॉट अफेक्टेड बाई ड्राई एयर, हाउएवर ए थिन ऑक्साइड लेयर इज फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम मेटल इन मॉइस्ट एयर, ठीक है। एल्यूमिनियम ड्राई एयर से रिएक्शन नहीं करता, लेकिन मॉइस्ट एयर से रिएक्शन करके Al2O3 की एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, जिससे एल्यूमिनियम कैसा हो जाता है, अनरिएक्टिव हो जाता है, उस फर्दर रिएक्शन के लिए प्रोन नहीं रह जाता। नाइट्रोजन से रिएक्शन करके हाई टेम्परेचर पे Aln मतलब एल्यूमिनियम नाइट्राइल बना देगा। गैलियम और इंडियम को एयर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। The oxide film on the surface of aluminium is so useful that in industry it is purposely increased in an electrolytic process called anodizing, ठीक है। एनोडाइजिंग में हम लोग Al2O3 की पर्पसफुली एक लेयर बनाते हैं, ठीक। एनोडाइजिंग कुकिंग वेसल्स आर यूज्ड एज ए नॉन स्टिक कुकवेयर, जो नॉन स्टिक कुकवेयर यूज कर रहे हैं उनमें एनोडाइजिंग का ही प्रयोग हम लोग करते हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर की बात करें तो बोरॉन इज नॉट अफेक्टेड बाई वाटर स्टीम, और हाउएवर स्टीम रिएक्ट्स एट रेड हॉट, मतलब बोरॉन इतना अनरिएक्टिव है कि वाटर से तो रिएक्ट नहीं करेगा, स्टीम से भी नहीं करेगा। ध्यान सुनना, बोरॉन वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, स्टीम से रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन स्टीम को भी जब हीट करेंगे तब रिएक्ट करेगा, अंतर है, ठीक है। तो रिएक्ट करके स्टीम से रिएक्ट करके क्या बना देगा, B2O3 बना देगा। एल्यूमिनियम वाटर से कोल्ड से रिएक्शन करेगा तो Al2O3 बना देगा, ठीक। गैलियम और इंडियम इफेक्ट नहीं होते हैं वाटर से, कोल्ड हो हॉट हो, अनलेस एयर इज प्रेजेंट। और थैलियम की वाटर और ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो TlOH बन जाता है। तो क्या बन जाता है, TlOH बन जाता है। ये क्या बन गया, TlOH बन गया, ठीक, हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अब आगे बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड्स की बात करें तो बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विद एसिड्स इवन एट मॉडरेट टेम्परेचर्स। तो एल्यूमिनियम नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ रिएक्शन करके करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। एल्यूमिनियम नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड कौन से होते हैं, डाइल्यूट H2SO4 और HX टाइप के एसिड, उनसे रिएक्शन करके क्या बनाएगा, करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, सल्फेट्स या हैलाइड्स और हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करेगा, लिबरेट करेगा। लेकिन जब ऑक्सीडाइजिंग एसिड ले लेंगे तो बोरॉन भी रिएक्ट करके H3BO3 और करस्पॉन्डिंग गैस लिबरेट करेगा, जैसे H2SO4 SO2 लिबरेट करेगा तो HNO3 NO2 लिबरेट करेगा, और एल्यूमिनियम के साथ H2SO4 रिएक्ट करके फिर से SO2 रिएक्ट करेगा, लिबरेट करेगा, ठीक है। कंसंट्रेट HNO3 रेंडर्स एल्यूमिनियम पैसिव बाय फॉर्मिंग ए प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। ये फिर से Al2O3 की प्रोटेक्टिव लेयर की बात हो रही है, तो वो तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अब बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एल्कली। तो बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विद एल्कलीज एट मॉडरेट टेम्परेचर। तो भैया बोरॉन ना तो एल्कली से रिएक्ट कर रहा है मॉडरेट टेम्परेचर पे, ना फिर कर रहा है किससे, ना कर रहा है एसिड से, ना बेस से, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से और फ्यूज फॉर्म में अगर हम NaOH ले लें तो उससे Na3BO3 और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। मेटल्स क्योंकि एम्फोटेरिक मेटल्स हैं, तो अभी हम लोग आगे देखेंगे कि एम्फोटेरिक मेटल्स कहाँ से लिखते हैं। तो एम्फोटेरिक मेटल्स हैं, इसलिए एम्फोटेरिक मेटल्स के साथ रिएक्शन करके NaMO2 और हाइड्रोजन बना देता है, ठीक। और अगर हम एक्सेस में ले लें वाटर तो फिर NaMOH4 और
हाइड्रोजन बनाता है, और एल्यूमिनियम और गैलियम दो ही हमारे पास कैसे एम्फोटेरिक मेटल्स हैं, तो इनके साथ ये रिएक्शन हो जाएंगी। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स नॉन मेटल्स की बात करें तो बोरॉन नॉन मेटल से रिएक्शन करके नाइट्राइल, एल्यूमिनियम नॉन मेटल से रिएक्शन करके नाइट्राइल, कार्बन से रिएक्ट करके कार्बाइड, बोरॉन से रिएक्शन करके बोरॉन कार्बाइड। ठीक है, तो कार्बाइड और नाइट्राइल बना रहे हैं। अगर हम ग्रुप 13 के एलिमेंट्स की रिएक्शन हेलोजन से करा दें तो ये EX3 टाइप के कंपाउंड बनाएंगे, यानी BCl3, BF3, BBr3 एंड BI3। लेकिन TLI3 नहीं बनता है क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से Tl+1 में एग्जिस्ट करता है, तो TLI3 नहीं बनता है। तो यहाँ पे ये बात हमारे पास ध्यान रखने वाला पॉइंट है, तो इसे हम सर्किल कर लेते हैं। ठीक है, अब रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल की बात कर रहा है तो ओनली बोरॉन कंबाइंस विद मेटल टू फॉर्म बोराइड ऑन हीटिंग। बिल्कुल ठीक बात है, मैग्नीशियम से बोरॉन की रिएक्शन कराएंगे तो मैग्नीशियम बोराइड बन जाएगा। अब कंपाउंड्स की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्साइड्स की। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्साइड्स की। ऑक्साइड्स क्या है? B2O3, Al2O3, Ga2O3, NiN2O3 और Tl2O3। तो जो B2O3 है, क्योंकि बोरॉन भी मेटलॉइड है तो वो मोर एसिडिक, लेस एसिडिक है, सॉरी मोर एसिडिक है और लेस बेसिक है। ठीक, एम्फोटेरिक कौन कौन से होते हैं? एल्यूमिनियम और गैलियम क्या है हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, उन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। और बाकी दोनों मेटेलिक हैं तो वो बेसिक हैं। तो एसिडिक नेचर ऑफ B2O3 कैसे मेजर होगा? एसिडिक नेचर मेजर करने के लिए हमने क्या किया, या तो मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन कराई। मेटल ऑक्साइड सर क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर, तो उनसे क्या बन गए? मेटाबोरेट्स बन गए। और अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई तो सोडियम मेटाबोरेट बन गया। तो बिल्कुल सिंपल बात है कि जब कोई एसिडिक कैरेक्टर किसी का चेक करना है तो उसकी रिएक्शन किससे करा दो? उसकी रिएक्शन बेस से करा दो, तो जो सॉल्ट बनेगा वो हमें एसिडिक कैरेक्टर के बारे में बताएगा। ठीक है, अब बेसिक कैरेक्टर चेक करना है तो नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन कराओ। ठीक, तो बोरॉन फॉस्फेट बन गया और बोरॉन आर्सेनेट बन गया। सिंपल बात है, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, आसानी से ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक, अब Al2O3 की रिएक्शन HCl से कराएंगे तो क्या बनेगा? Al2O3 की रिएक्शन HCl से कराएंगे तो AlCl3 बनेगा। ठीक है, वाटर बनेगा। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है? HCl से रिएक्शन करके बेसिक की तरह बिहेव करेगा, सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा। NaOH के साथ रिएक्शन करके सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाएगा और वाटर बनाएगा। गैलियम के साथ भी गैलियम मेटा एल्यूमिनेट और सोडियम मेटा गैलेट बना देगा और वाटर बनाएगा। Tl2O3 के साथ सल्फेट बनाएगा और OH के साथ हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक, अब हाइड्रोक्साइड्स कैसे होंगे? BOH होल थ्राइस कैसा है? एसिडिक। AlOH होल थ्राइस कैसा है? एम्फोटेरिक। GOH होल थ्राइस एम्फोटेरिक। इंडियम हाइड्रोक्साइड और थैलियम हाइड्रोक्साइड कैसे हैं? बेसिक है। ठीक, तो BOH होल थ्राइस NaOH के साथ रिएक्शन करके NaBOH होल 4 बनाया था। देखो BOH होल थ्राइस का मतलब H3BO3 है। ठीक, H3BO3 के साथ भी सेम रिएक्शन हो रही है और BOH होल थ्राइस के साथ, तो बेसिकली ये लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक, ठीक है। अब व्हेन कंसंट्रेशन इज हाई, जब कंसंट्रेशन हाई ले लेते हैं तो BOH होल थ्राइस H3BO3 के साथ BOH होल थ्राइस हाई कंसंट्रेशन पे B2O3 OH4 बनाता है, जिसका ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ठीक, कि हाई कंसंट्रेशन पे क्या होता है। अब बोरेक्स की रिएक्शन अगर हम कराएं, बोरेक्स क्या है? बोरेक्स को हम लोग सुहागा भी कहते हैं और टेनेकॉल भी कहते हैं। तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ बोरॉन। इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑफ फॉर्मूला Na2B4O7.10H2O। ठीक, अब ये टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स इसमें एग्जिस्ट करती हैं, कौन सी? B4O5OH4। ये यूनिट्स जो है वो ध्यान रखेंगे, B4O5OH4 2-। देयरफॉर द करेक्ट फॉर्मूला विल बी Na2 और ब्रैकेट्स लगाएंगे B4O5OH4 और .8H2O कर देंगे। ठीक, Na2CO3 से रिएक्शन कराने पे बोरिक एसिड की Na2B4O7 बन जाता है और Na2B4O7 से हम वाटर की रिएक्शन कराते हैं तो NaOH और फिर से H3BO3 बन जाता है हमारे पास। बोरेक्स की हीटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है बोरेक्स बीट टेस्ट के लिए। तो ऑन हीटिंग बोरेक्स फर्स्ट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल एंड स्वेल्स अप। On further heating, it turns a transparent liquid which solidifies into a glassy-like material known as borax bead। ठीक है, तो Na2B4O7 को जब हम हीट करते हैं प्राइमरीली तो ये सारे वाटर को लूज कर देगा। पहले सारे वाटर लूज करके क्या बना दिया? Na2B4O7
H2O तो सारे निकल गए। फिर 740 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया तो NaBO2 यानी कि क्या बन गया, सोडियम मेटाबोरेट बन गया और B2O3 बन गया। इन दोनों को मिला के कॉम्प्लेक्स, जो इन दोनों को मिला के जो चीज़ बनी उसे हम कहते हैं बोरेक्स बीड या ग्लासी मास जो बन गया। और इस B2O3 की रिएक्शन जब कॉपर सल्फेट से कराएंगे तो हमें ब्लू कलर की बोरेक्स बीड मिलेगी। तो मेटाबोरेट्स के साथ जो कलर्स हैं बोरेक्स बीड के वो लिखे हुए हैं। इन बातों को हम लोग ध्यान रखेंगे, बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं कि कॉपर के साथ ब्लू कलर दे रहा है, आयरन के साथ ग्रीन दे रहा है, कोबाल्ट के साथ ब्लू दे रहा है, क्रोमियम के साथ ग्रीन दे रहा है, निकल के साथ ब्राउन दे रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन मेंस में 2-3 बार इस साल पूछा जा चुका है, तो नेक्स्ट ईयर भी पूछा जाएगा, नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी पूछा जाने की संभावना इसकी काफ़ी ज़्यादा है। अब बात करते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड की। ऑर्थोबोरिक एसिड कैसा? ऑर्थोबोरिक एसिड इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड विद सोपी टच। ठीक, H3BO3 इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर बट हाईली सॉल्युबल इन हॉट वाटर। हॉट वाटर में ज़्यादा डिजोल्व होता है और कोल्ड वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है। तो Na2B4O7 की रिएक्शन HCl और वाटर से कराएंगे तो BOH होल थ्राइस यानी H3BO3 बन जाएगा। ये तो बेसिकली H3BO3 ही लिखा है, जहाँ BOH होल थ्राइस लिखा है H3BO3 ही है ये। ठीक, इट हैज़ अ लेयर स्ट्रक्चर इन विच प्लेनर BO3 यूनिट्स आर ज्वाइंट बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। देखो इसमें BO3 यूनिट्स हैं ये वाली, ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड हैं। देखो ध्यान से, सारी BO3 यूनिट्स हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड से ही कनेक्टेड हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हम ध्यान रखेंगे। और बिल्कुल सेम क्वेश्चन 25 जनवरी सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। अगर तुम ये 25 या 30 की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया, बिल्कुल तुम उसे जाके वीडियो में वो भी देख सकते हो। ठीक है, बोरिक एसिड कैसा है? बोरिक एसिड इज अ वीक मोनोबेसिक एसिड एंड इट इज नॉट अ प्रोटोनिक एसिड बट एक्ट एज ए लुईस एसिड। ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, प्रोटोनिक एसिड नहीं। यानी कि ये एक्वा सोल्यूशन में प्रोटॉन जो देगा वो अपना वाला प्रोटॉन नहीं देगा, वाटर से OH लेके वाटर के H+ को रिजेक्ट कर देगा। ठीक, क्या करेगा? अपना वाला H+ नहीं देगा। तो अगर कोई पूछ दे H3BO3 का कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, तो ये है इसका कॉन्जुगेट बेस, ना कि H2BO3 माइनस। H2BO3 माइनस जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। तो बोरॉन जो बोरिक एसिड जो है वो प्रोटिक एसिड नहीं है, वो वाटर से OH लेके H+ को रिलीज कर देता है। ठीक, H3BO3 को हीट करेंगे 370 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो HBO2 बनेगा और फिर फर्दर हीट करने पे B2O3 बन जाएगा। H3BO3 को टाइट्रेट करने के लिए भी एथिलीन ग्लाइकॉल का यूज़ करते हैं। ये मैंने लिखा नहीं है लेकिन ध्यान से सुन लो मेरी बात की, कॉपी में नोट कर लो कि H3BO3 को टाइट्रेट करने के लिए एथिलीन ग्लाइकॉल का यूज़ करते हैं। ठीक, एथिलीन ग्लाइकॉल का यूज़ करते हैं जिससे इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और इसे टाइट्रेट करना आसान हो जाता है, क्योंकि ये वीक एसिड है, इसे टाइट्रेट करना मुश्किल होता है। ठीक, आगे बात करते हैं। अब ये रिएक्शन लिखी है कुछ हम लोगों ने H3BO3 की। H3BO3 को अगर हम ROH और H2SO4 से ट्रीट कराते हैं तो एल्कॉक्सीबोरेट बन जाएंगे। ग्लिसरीन से कराएं तो कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसकी मैं बात कर रहा था, ग्लिसरॉल ले लें या ग्लाइकॉल ले लें, एक ही बात है। ठीक, मेटल ऑक्साइड से कराएंगे तो मेटाबोरेट बन जाएंगे और मेटल के साथ वो बोरेक्स भी टेस्ट देंगे। RCOCl के साथ कराएंगे तो एनाइड्राइड्स बन जाएंगे बोरिक। ठीक, NH4HF2 के साथ ट्रीट करेंगे तो NH4BF4 बन जाएगा और इसे हीट करके NH4F प्लस BF3 बन जाएगा। ये क्वेश्चन 24 की फर्स्ट शिफ्ट में आया था, यही इतना सा पूछा गया था जो NCERT में गिवन भी नहीं है और नोट्स में ही था। लास्ट ईयर तो यूट्यूब पे था ही नहीं मैं। ठीक है, तो फिर ये क्वेश्चन डायरेक्ट था। तो इन नोट्स को पढ़ के तुम्हें एक फ़ायदा बहुत होगा कि डायरेक्ट कॉपी से क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, डायरेक्ट वीडियो से क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, अब इसे हीट करेंगे तो HbO2 बनेगा और हीट करके फर्दर हीट करके B2O3 बनेगा, जो हम पहले भी लिख चुके हैं। अब डाइबोरेन की बात करें तो डाइबोरेन क्या है? डाइबोरेन B2H6 होता है। तो इसे बनाएंगे कैसे कि BF3 की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराएंगे। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमारा क्या है? रेड्यूसिंग एजेंट है, तो इससे B2H6 बन जाएगा। लैब में कैसे बनाएंगे? NaBH4 की रिएक्शन I2 से कराएंगे तो B2H6 बन जाएगा। BF3 की रिएक्शन NaS से कराने पे B2H6 बनता है और NaF बनता है। BCl3 की रिएक्शन हाइड्रोजन से साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करने पे भी B2H6 बन जाता है। डाइबोरेन कैसा है? डाइबोरेन इज अ कलरलेस हाईली टॉक्सिक गैस विद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 180 केल्विन। डाइबोरेन कैचेस फायर स्पॉन्टेनियसली अपॉन एक्सपोजर ऑफ एयर। एयर में एक्सपोज करने पे हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। देख रहे हो -1976 किलोजूल पर मोल एनर्जी निकल रही है, तो बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसी तरह से अगर हम B2H6 की भी रिएक्शंस देख लें, B2H6
को अगर हम LiS से ट्रीट कराएंगे तो लिथियम बोरोहाइड्रेट बन जाएगा, वाटर से कराएंगे तो H3BO3 बन जाएगा, रेड हीट कर देंगे तो बोरॉन हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे, KOH से रिएक्शन कराएंगे तो मेटाबोरेट, पोटेशियम मेटाबोरेट और हाइड्रोजन, Cl2 से ट्रीट करा दिया तो BCl3, टर्शरी अमाइन से कराया तो एडक्ट बन जाएगा, सिमेट्रिकल क्लीवेज होगी, HCl से कराया तो B2H5Cl बनेगा और CO से कराने पे भी सिमेट्रिकल क्लीवेज होगी। तो जो स्ट्रॉन्ग डोनर्स हैं वो इसकी सिमेट्रिकल क्लीवेज करते हैं, लेकिन वीक डोनर जैसे अमोनिया जो है वो इसकी अनसिमेट्रिक क्लीवेज कर देता है। देखो BH4 यूनिट अलग कर दी और B2NH3 होल ट्वाइस प्लस अलग कर दिया और इसे हीट करने से इनऑर्गेनिक बेंजीन बन जाती है B3N3S6। ठीक, इसे बोराजीन भी कहते हैं या बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी स्ट्रक्चर पूछा जाता है। और B2H6 का स्ट्रक्चर, B2H6 में क्या होती है? B2H6 में होती है बनाना बॉन्डिंग, B2H6 में होती है बनाना बॉन्डिंग। अगर मैं बना दूं, ये ऑटो शेप ले रहा था, तो ये बनाना बॉन्डिंग होती है। इसमें बनाना बॉन्डिंग होती है। बोरॉन पे हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp3 होता है, जिसमें 3 जो सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है वो 2 होते हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं और वो ये वाले बॉन्ड है जिसमें बनाना बॉन्ड है। ये कौन सा बॉन्ड है? ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। और 4 नॉर्मल बॉन्ड होते हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। सिंपल बात है। अब यूजेस ऑफ बोरॉन एंड एल्यूमिनियम एंड देयर कंपाउंड, तो बोरॉन fiber are used in making bulletproof vest, light composite material for aircraft. Boron 10 isotope has high ability to absorb neutron. जब न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा तो कहाँ यूज़ करेंगे? न्यूक्लियर इंडस्ट्री में यूज़ करेंगे और प्रोटेक्टिव शील्ड और कंट्रोल रॉड्स के लिए यूज़ करेंगे। बोरक्स एंड बोरिक एसिड आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हीट रेजिस्टेंट ग्लास, जिसे पायरेक्स कहते हैं। तुम लोग घर में जब ग्लास लाते हो तो हम लोग कहते हैं ना कि हमें बोरोसिलिकेट के ग्लास चाहिए, तो बोरोसिलिकेट यही है, बोरक्स वाले। ठीक है, तो बोरोसिलिकेट है ये, बोरोसिल के हम लोग ग्लास लाते हैं जो हीट रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक, जो गर्म नहीं होते माइक्रोवेव में रखने पे, माइक्रोवेव सेफ जो वेयर्स होते हैं वो बोरेक्स वाले ही हम लोग लेते हैं। ठीक, ग्लास वूल एंड फाइबर ग्लास एंड ऑल्सो यूज्ड एज ए फ्लक्स फॉर द शोल्डरिंग मटेरियल। शोल्डरिंग मटेरियल जो हम लोग जैसे शोल्डरिंग करते हैं उसके लिए। ठीक, और इसके बाद अगर हम बात करें शोल्डरिंग मटेरियल किसमें, हीट स्क्रैच और स्ट्रेन रेजिस्टेंट होते हैं ये लोग, इसीलिए हम लोग नॉन स्टिक में भी इनका यूज़ कर पाते हैं। ये हीट रेजिस्टेंट भी हैं। ठीक, और हम लोग इन्हें कोटिंग करते हैं किसके लिए? मेडिसिनल कॉन्स्टिट्यूएंट के लिए करते हैं और अर्थनवेयर्स के लिए। अर्थनवेयर मतलब जो मिट्टी के घड़े वगैरह उनमें भी हम इसे कर सकते हैं। एक्वस सोल्यूशन ऑफ H3BO3 इज यूज्ड एज एन माइल्ड एंटीसेप्टिक। H3BO3 ज़्यादातर आई ड्रॉप्स में होता है तो माइल्ड एंटीसेप्टिक का भी काम करता है। ठीक, एल्यूमिनियम इज ब्राइट सिल्वरी वाइट मेटल विद हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हैज़ हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। एल्यूमिनियम की थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। सिल्वर कॉपर के बाद एल्यूमिनियम ही आता है, इसीलिए जो वायरिंग होती है वो एल्यूमिनियम की होती है। एल्यूमिनियम फॉर्म्स अलॉय विद किसके साथ? कॉपर, Mn, सिलिकॉन एंड जिंक एंड दीज अलॉयज आर यूज्ड इन मेकिंग यूटेंसिल्स, कंस्ट्रक्शन एंड एरोप्लेन। इसके बाद हम बात करते हैं बोरेट्स की। ये एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, लेकिन मेरा ऐसा स्पेकुलेशन है कि एडवांस में या मीन्स में बोरेट्स के स्ट्रक्चर पूछे जा सकते हैं। डायरेक्टली तो मैंने केवल स्ट्रक्चर्स ही बनाए, ज़्यादा जानकारी इनके बारे में नहीं दी है, जिससे तुम्हें ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक, तो ऑर्थोबोरेट या मोनोबोरेट का स्ट्रक्चर क्या हो गया? BO3 माइनस, तो स्ट्रक्चर हम देखेंगे BOO और 3 माइनस लगा देंगे। पायरोबोरेट मतलब B2O5 और 4 माइनस, तो B2O4 और 4 माइनस बना दिया। मेटाबोरेट, साइक्लोबोरेट, इनके स्ट्रक्चर्स भाई सब लोग देख लेंगे, बना के एक बार ही देखेंगे। ठीक है, जिससे क्वेश्चन आ जाता है BOB बॉन्ड बनाओ मेटाबोरेट में या साइक्लोट्राइबोरेट में BOB बॉन्ड बताने। अब BOB बॉन्ड ऐसे तो बता नहीं पाओगे। या टेट्राबोरेट की बात करें तो टेट्राबोरेट हम लोगों ने जो बोरेक्स का स्ट्रक्चर बनाया था वही टेट्राबोरेट है, फिर पेंटाबोरेट और हेक्साबोरेट। तो इस तरह से हम लोगों ने बोरॉन के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया। इनफैक्ट एनसीईआरटी से ज़्यादा ही पढ़ा है, कम तो नहीं पढ़ा है, जो मेंस और एडवांस में काम आएगा। इसके बाद हम लोग कार्बन फैमिली के बारे में डिस्कशन करेंगे एक वीडियो में, और देन वी विल डू द PYQs ऑफ बोरॉन एंड कार्बन फैमिली, एंड देन वी विल डू द नाइट्रोजन फैमिली एंड द PYQs ऑफ 12th क्लास। तो स्टे कनेक्टेड, हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं जिससे आपको बहुत फायदा होगा। और मेंस 2 जो राउंड है, सेकंड राउंड है, बेसिकली 12th और 12th प्लस वालों के लिए, उनके लिए इनऑर्गेनिक के मेरा टारगेट है कि कम से कम 10 के में से 8 या 9 क्वेश्चन हम लोग सही करके आएँ। ये इस टारगेट से हम लोगों ने ये
क्लासेस शुरू की हैं, ये इस पे वीडियोस बनाना मैंने शुरू किए हैं कि पूरा कवर हो, तुम्हें फ़ायदा हो, तुम्हें नुकसान कैसे भी ना हो। इन वीडियो को देखने से ज़्यादा टाइम नहीं लेता, आधे घंटे एक वीडियो होता है। देखो कान में हेडफोन लगा के, और नोट्स सामने रखो, और लिख लिख के देखो, जो तुम्हें डाउट लग रहा है उस बात को लिख भी लो, ठीक है। मैं काफ़ी बातें बताता हूँ जो लिखी नहीं होती, तो उन्हें लिखते भी चलो साथ साथ, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर करो जिससे थोड़े लोगों का फ़ायदा हो, ज़्यादा आउटरीच होगा तो ज़्यादा लोगों का फ़ायदा होगा। टाइम मैं कम लेता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।